Hi guys, welcome back to my channel. This is the 8th episode for Until I Find You. Let's start the narration. और सीन मूव होता है उस दिन जब प्रीन और बैकी बैंकॉक से पताया जा रहे थे। लगभग 3-4 घंटे की ड्राइव होने की वजह से वो लोग कार में ही जा रहे थे। प्रीन बुटीक से सामान कलेक्ट करके कार में बैठा बैकी का इंतजार कर रहा था, जो मिस वॉन से कुछ बात कर रही थी। 15 मिनट हो चुके थे और अब उसने हॉर्न पे हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। आ रही हूँ, आ रही हूँ। वो भागती भागती आई और आकर उसकी कार में बैठी और दरवाज़ा थोड़ा ज़ोर से बंद कर दिया। आह! पागल हो क्या? बेबी सेंसिटिव है। उसने अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। ख़ास तौर पे जब इसमें अजीब-अजीब से लोग बैठते हैं। वो बेकी को छेड़ते हुए बोला। अब वो अपना बहुत केयर करने लगी थी, बहुत अच्छे से तैयार होने लगी थी। प्रीन अभी भी उसे रेजिस्ट नहीं कर पाता था, तभी मजाक उड़ाकर उसका मूड खराब करके खुद को सेटिस्फाई कर दिया करता था, अपने इमोशंस को एक तरफ कर दिया करता था। गाड़ी स्टार्ट हुई और वो दोनों पताया के लिए निकल गए। रास्ते में बहुत खामोशी थी। प्रीन ने म्यूजिक ऑन कर दिया। म्यूजिक बंद कर दीजिए प्लीज, बेकी ने कहा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ मैडम, तुम भी कुछ बोल नहीं रही। अगर कुछ बोलोगी नहीं तो मुझे नींद आ जाएगी। हम दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा और बहुत बुरा होगा। वैसे भी ये लाइफ मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। मेरी मॉम के लिए मैं दोबारा इसे बर्बाद नहीं कर सकता। प्रीन उससे कह रहा था। दोबारा मिली है? हाँ, क्योंकि मेरा इससे पहले कि वो और कुछ कहता, नाम की कॉल आ गई। फ़ोन उसकी कार में एक जगह पर फिक्स था। उसने फ़ोन को स्पीकर पर लगा दिया। तो बड़ी कैसे हो? निकल गए पताया के लिए? हाँ, रास्ते में हूँ नाम। गाड़ी ठीक से ड्राइव कर रहे हो ना? हाँ, हाँ, ठीक से ड्राइव कर रहा हूँ। और वो चुड़ैल भी तुम्हारे साथ है ना? टीन बेकी को देखने लगा, जिसका मुंह खुला का खुला रह गया। कौन चुड़ैल? अरे वही यार, तुम्हारी कॉमिक वाली, वही जो अली सारा के बुटीक में काम करती है। क्या नाम था उसका? पता नहीं, शायद बेकी आ, नहीं, तुम्हें नहीं याद आ रहा तो रहने दो। रीन ने उसे रोकते हुए कहा। हाँ, रबेका। रबेका नाम है ना उसका। वो चुड़ैल तुम्हारा सिर खा रही है कि नहीं? बेकी खा जाने वाली नजरों से उसे देख रही थी। नाम मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया और ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेकी अभी भी उसे गुस्से से देख रही थी। आप मुझे इस नाम से बुलाते हैं? तुम भी मुझे कोई अच्छे नाम से नहीं बुलाती होगी, पर इट्स ओके, मैं सॉरी बोल देता हूँ। ये बहुत पहले की बात है, इसीलिए उसे पता नहीं होगा कि हमारे दरमियान सब ठीक हो गया है। रीन ने बात बनाते हुए कहा। बेकी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठ गई। वो बार बार उसका चेहरा देख रहा था। गुस्से में कितनी क्यूट लग रही थी वो। सामने की तरफ देखिए। प्रीन को बार बार खुद पर देखता देखकर उसने प्रीन को छेड़ते हुए कहा। हाँ, ठीक है, मैं सामने ही देख रहा हूँ। और इसी तरह सफ़र आगे बढ़ता रहा। वैसे तो ये 3 से 4 घंटे का ही रास्ता था, लेकिन अभी वो हाईवे से पताया की तरफ जा ही रहे थे, जब बहुत तेज़ बारिश होने लगी और उसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हो गई। रास्ते बंद हो गए। वो दोनों यूं ही लैंडस्लाइडिंग में फंसे वहां पर परेशान होने लगे। अरे यार, ये भी आज ही होना था। प्रीन गुस्से से वहां गाड़ियों में फंसा कह रहा था। इसीलिए कहते हैं लोगों को एक दूसरे के लिए लकी होना चाहिए। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए अनलकी हैं। जब हम एक साथ होते हैं कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। प्रीन अपना गुस्सा बेकी पर निकाल रहा था। उसने मुंह बनाकर कहा। मेरी क्या गलती है? गलती आपकी है। आपको सारी तैयारी करनी चाहिए थी। ओ मैडम, बारिश हो रही है, बारिश। तुम्हें क्या लगता है बारिश के लिए क्या मैं अपनी गाड़ी के ऊपर कोई छतरी लगा लेता? या ये लैंडस्लाइडिंग मेरी वजह से हुई है? बेकी ने गुस्से से कहा। तो मेरी वजह से भी नहीं हुई। आप मुझे अनलकी क्यों कह रहे हैं? मैंने तुम्हें अनलकी नहीं कहा। मैंने कहा हम दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो ज़रूर नेचर नाराज़ हो जाती है। जब भी हम इकट्ठे होते हैं, बारिश, तूफान, कुछ भी हो सकता है।
हम एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। वो ये कह रहा था, फाइन, तो फिर मैं आपसे दूर जा रही हूँ। वो गुस्से से कार से निकल गई। बेकी, बेकी कहाँ जा रही हो? वो गुस्से से चलती हुई दूर जाती जा रही थी। बेकी, पागल हो गई हो क्या? गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, मैं अपनी बेबी को कैसे छोड़कर आऊँ तुम्हारे पीछे? बेकी गुस्से में चलती जा रही थी। प्रीन भी गाड़ी से निकलकर उसके पीछे चलने लगा। हाईवे के पास एक कच्चा रास्ता था। वो बारिश में वहां पर चल रही थी। अच्छा अच्छा, सॉरी बेकी। उसने बेकी का हाथ पकड़कर उसे रोका। ऐसे नहीं। बेकी ने सीने पर बाजू लपेट लिए। आपने मुझे चुड़ैल भी तो कहा था। इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। तो फिर? तो फिर उठक बैठक कीजिए। क्या? मैंने कहा उठक बैठक कीजिए। अच्छा बाबा, ठीक है, उसने कहा और फ्रीन कान पकड़कर बच्चों की तरह उठक बैठक करने लगा। ये देखकर बेकी को हंसी आ गई। बस इतना काफी है। अभी उसने 2 बार या 3 बार ही किया था जब बेकी ने उसे रोक दिया। आई एम सॉरी, मैं अभी कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी इन बातों को लेकर। परेशानी हो रही है मुझे भी। हाँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? हम दोनों भी पूरी तरह भीग गए हैं। गाड़ी में चलो, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर बेकी ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों काफी देर गाड़ी में ही बैठे रहे। लैंडस्लाइडिंग की वजह से सारी जगह पूरी तरह बंद हो रही थी। पानी काफी बढ़ रहा था। तभी वहां के किसी लोकल इंसान ने, जो कि दिखने में टूर गाइड लग रहा था, उनकी गाड़ी पर नॉक किया। साहब, हनीमून पर जा रहे हो क्या? उसने उन दोनों को देखकर सीधा सवाल किया। वो एक दूसरे को देखने लगे। हनीमून? हम? आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम कपल नहीं हैं। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, उस टूर गाइड ने सॉरी बोलते हुए कहा। आप दोनों एक साथ इतने अच्छे लगते हैं, मुझे लगा शायद कपल हैं। उसने एक्सप्लेन किया। नहीं, इट्स ओके, पीन ने बात खत्म करते हुए कहा। मैं आपको बस बताना चाह रहा था कि यहाँ पीछे हमारे छोटे से लॉजेस हैं। जब तक बारिश नहीं रुकती और रास्ता क्लियर नहीं होता, आप लोग चाहें तो मैं आपको वहाँ तक लेकर जा सकता हूँ। यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर भी नहीं है वो। उसने उन्हें एक ऑप्शन दिया। क्या बाकी सबको भी यही ऑप्शन दे रहे हो? सर, इन्हीं दिनों में तो हमारा बिजनेस होता है, उसने मुस्कुरा कर कहा। लगता है आप लोग वेदर रिपोर्ट नहीं पढ़ते, पर हमारा तो यही काम है। हमें तो पढ़ के रखना पड़ता है, ताकि अगर कोई यहाँ फंसे तभी तो हमारे लॉज में ठहरेगा। प्रीन उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। बैठो पीछे गाड़ी में और बताओ रास्ता क्या है। वो टूर गाइड प्रीन की गाड़ी में बैठा और उन्हें गाइड करता हुआ अपने लॉजेस की तरफ ले गया। 2 लॉज चाहिए होंगे, ये अलग हैं और मैं अलग रहूंगा, उसने कहा और उन्हें 2 कीज दे दी गई। बेकी अपने कमरे में चली गई और फ्रीन अपने कमरे में। वो दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। उन दोनों ने कपड़े चेंज किए और उसके बाद रेस्ट करने लगे। पूरी रात बारिश होती रही। बेकी को राइल की बहुत याद आ रही थी। फोन डेड हो रहा था और वो चार्जर रखना भूल गई थी। वो चार्जर लेने के लिए फ्रीन के कमरे में आई और उसने नॉक किया। कौन है? मैं सो रहा हूँ, फ्रीन ने नींद में ही चिल्लाकर कहा। बेकी ने देखा कि दरवाज़ा लॉक नहीं था। वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। आप सो रहे हैं? यार, तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरी नींदें हराम कर रखी हैं। हाँ, तुम्हारे आने से पहले तो इस छोटे से कमरे में सोने की कोशिश ही कर रहा हूँ। बेड बहुत अनकंफर्टेबल है पहले ही। वो कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहा था। आपके पास चार्जर है? मुझे फ़ोन चार्ज करना है। हाँ, वहाँ ड्रॉर में पड़ा है, ले लो, उसने ये कहा और बेकी ने आगे बढ़कर ड्रॉर खोला। तभी उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अब काफ़ी रात हो चुकी थी। जब उसने फ्रेन को देखा तो उसके गाल और उसका माथा बहुत गर्म हो रहा था। फ्रेन, आपको तो बुखार हो रहा है, बेकी ने परेशानी से कहा। ये भी तुम्हारी मेहरबानी है। मेरी? हाँ, तुम ही तो बारिश में निकल आई थी। तुम्हारे पीछे भीगकर मैं बीमार हो गया, फ्रेन मुंह बनाकर कह रहा था। उसका बुखार बढ़ता जा रहा था। आई एम सॉरी। बेकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया और फ्रीन के लिए
ठंडा पानी और एक टॉवल ले आई और उसकी पट्टियाँ करने लगी क्योंकि उसका बुखार बहुत तेज़ हो रहा था। इस सब की ज़रूरत नहीं है, रीन ने कहा। तुम जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मैं सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आपका बुखार बढ़ रहा है, रात में और भी बढ़ सकता है। ये कहकर वो रीन के पास ही बैठी रही और उसकी पट्टियाँ करती रही। आपने कुछ खाया? हाँ, अभी अभी बहुत बड़ा बुफे लगा था जो खाकर बैठा हूँ, रीन ने मुंह बनाकर कहा। इस हालत में भी वो टॉन्ट मारना नहीं भूला था। बेकी हंसने लगी। उसने रीन के लिए पॉरेज का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर में गर्मा गर्म पॉरेज आया और वो अपने हाथों से रीन को खिलाने लगी। रीन बेड पर टेक लगाकर बैठा था। बुखार अब पहले से थोड़ा कम हो रहा था। वो एक के बाद एक स्पून उसे पॉरेज खिलाती जा रही थी। रीन उसकी क्यूटनेस और उसकी काइंडनेस ही देखता जा रहा था। कितना तंग करता हूँ मैं इसे, फिर भी बहुत अच्छी है ये, वो दिल में सोच रहा था। बेकी मुस्कुराकर उसे पॉरेज खिलाती जा रही थी। फिर उसने उसे मेडिसिन दी। अब आप सो जाइए। उसने रीन को बच्चे की तरह लिटाया और उसके ऊपर कंबल ठीक करके उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई। रीन पूरी रात न चाहते हुए भी बेकी के बारे में ही सोचता रहा। और सीन मूव होता है सुबह। मीन बेबी प्लीज जाग जाइए। एक नरम सी आवाज उसे जगा रही थी। अभी नहीं, बस 5 मिनट और, उसने यूं ही नींद में कहा। तभी उसने अपने होंठों पर किसी की नरमी को महसूस किया। उसकी आंखें खुली तो सामने एक खूबसूरत सा चेहरा था। वही दो चमकती आंखें जिन्हें देखकर उसकी सांसें रुकती हुई महसूस होती थीं। वो मुस्कुराकर उसके गले लग के उसे जगा रही थी। उठ जाइए, सुबह हो गई है, रीन मुस्कुरा रहा था और उसने सामने लड़की को अपनी बाजू में और टाइटली हग किया। नहीं, मुझे इसी तरह तुम्हारे साथ रहना है, वो मुस्कुराकर कह रहा था। नहीं फ्रेंड, प्लीज उठ जाइए। वो रीन के सीने पर हल्के हल्के मुक्के मार रही थी। रीन ने उसे और टाइटली हग किया। नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। वो उसे और टाइटली हग कर रहा था। एक दफा फिर वो उसके होंठों की नरमी को अपने होंठों पर महसूस करने लगा और तभी किसी की जोरदार आवाज ने उसे नींद से जगा दिया। आप यहाँ सोने आए हैं या फिर काम करने? उसने आंखें खोलकर देखा तो वो तकिए को हक करके लेटा था। सामने बेकी खड़ी थी, कमर पर बाजू टिकाए। आपका बुखार अब उतर गया है तो ये मत कहिएगा कि ये बुखार की वजह से है। रास्ता क्लियर हो गया है और 10 बज गए हैं। हम ऑलरेडी स्केड्यूल से एक दिन लेट हैं, तो प्लीज जल्दी कीजिए, बेकी ने कहा और फ्रेंड अपनी सेंसेस में आया। ये क्या हो रहा है मुझे, उसने दिल में सोचा। फिर गुस्से से सीधा होकर बोला, हाँ हाँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जाओ जान छोड़ो मेरी, आ रहा हूँ 15 मिनट में। बेकी मुंह बनाकर वहां से चली गई और फ्रेंड सर पकड़कर बैठ गया। क्या हो गया है मुझे, ये चुड़ैल क्यों नजर आती है मुझे अपने सपनों में, वो ये सोच रहा था। उसके बाद तैयार होकर जब वो नीचे आया तो बेकी ने ऑलरेडी नाश्ता ऑर्डर कर दिया था। उन दोनों ने नाश्ता किया और उसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर आगे के लिए निकल पड़े। रास्ते में खामोशी थी, लेकिन उसे न जाने क्यों एक अजीब सा एहसास हो रहा था। दिल में एक तूफान उठ रहा था। कुछ घंटों में वो दोनों एग्जीबिशन की जगह पर पहुंच गए। उनका वार्मली वेलकम किया गया और उसके बाद वो दोनों गेस्ट के लिए बुक रिजॉर्ट में अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। रात की थकन दूर करने के लिए रीन जैसे ही बाथटब में लेटा, तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से थाम लिया हो। किसी की उंगलियां उसके ऊपर मूव कर रही थीं, सांसें तेज होती जा रही थीं। उसने मुड़कर देखा तो ये बेकी थी। तुम यहाँ?
फ्रीन के होंठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। वो उसे देखता जा रहा था और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने बेकी का गाल थाम लिया, जो अभी भी मुस्कुरा रही थी। ऐसे क्या देख रहे हैं? बेकी ने पूछा। मैं देख रहा हूँ कि ये सच है या नहीं। बेकी ने उसका चेहरा थामा और उसे पैशनेटली किस किया। किस करते ही अचानक बेकी कहीं गायब हो गई। फ्रीन सर पकड़कर बैठ गया। लगता है मुझे नीता से दवाइयाँ बढ़वा लेनी चाहिए। फ्रीन, तुम तो पागल हो रहे हो। जब नहाकर वो बाहर निकला तो उसे अपने बेड पर कोई और बैठी नजर आई। वही लड़की जिसके इल्यूजन्स उसे अब परेशान करने लगे थे। वो मुस्कुराकर बाहें खोले उसे अपने पास बुला रही थी। फ्रीन दौड़ता गया और जैसे ही जाकर उसने बेकी को गले लगाया। एक दफा फिर ये उसका इल्यूजन था। बेकी के इल्यूजन्स उसे पागल करने लगे थे। आखिर क्यों उस लड़की को वो इग्नोर नहीं कर पा रहा था। तभी दरवाजा खुला और बेकी कुछ सामान लेकर अंदर आई। आकर उसने वो सारा सामान टेबल पर रख दिया। ये सारी फाइल्स हैं और ये कुछ चीज़ें हैं। एक दफ़ा इन्हें रिव्यू कर लीजिए, हमारी प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा होगा। फ्रीन हैरानी से उसे देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये जो वो देख रहा है वो सच है या झूठ। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। बेकी हैरानी से उसे देखने लगी। आपको क्या हुआ है? उसने बेकी को खींचकर कमर से थामा और उसे वॉल के अगेंस्ट प्रेस कर दिया। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सच है या झूठ। क्या? वो उसकी बात नहीं समझ पाई। फ्रीन उसके करीब आने लगा, बहुत करीब, और बेकी को कुछ दिन पहले की वो रात याद आई। इसे एक राज रखना। उसने जोर से फ्रीन को थप्पड़ मारा और फ्रीन अपनी सेंसेस में आया। ये क्या बदतमीजी है? बेकी ने गुस्से से कहा। आई एम सॉरी। फ्रीन उससे दूर हुआ। मैं पागल हो गया हूँ। बहुत बदतमीज हैं आप। वो गुस्सा करके उसके कमरे से निकलकर चली गई। दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे उस रात की बात याद आ गई थी। उस रात के बाद से वो खुनकुआ से आंखें नहीं मिला पा रही थी और फ्रीन दोबारा उसे उसी दुनिया में लेकर जाने लगा था। जितना वो करीब आ रहा था, अगर वो और करीब आता तो बेकी के लिए खुद को रोकना मुश्किल हो जाता। बड़े मुश्किल से दिल को काबू करते वो अपने कमरे में गई और ना जाने क्यों बेड पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। फ्रीन भी हैरान सा खड़ा रह गया। आखिर ये मुझे क्या हो रहा है? बेकी फ्रीन को थप्पड़ मारकर अपने कमरे में आई। तकिए में सर देकर रो रही थी। पिछली बार जो हुआ उसे उसने फ्रीन की गलती समझकर माफ कर दिया, पर आज फ्रीन पूरे होशो हवास में था। पूरी इंटेंशन के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। ज्यादा गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था, जो कभी भी उसे रेजिस्ट नहीं कर पाती थी अपने पास आने से। वो यही सब सोच रही थी, खुद को चीटर मान रही थी। तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुई। रेबेका, आई एम सॉरी। प्लीज चले जाइए यहाँ से। उसने यूं ही रोते हुए कहा। देखो, मुझे नहीं पता कि मुझे इसे कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए। आई कैन जस्ट से आई एम सॉरी। आई विल नेवर डू इट अगेन। उसने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। बेकी ने कई दफा नॉक करने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला और फ्रीन मायूस होकर वहां से चला गया। शाम में एक इवेंट हुआ जिसमें सारे बुटीक्स के नेम, उनकी प्रेजेंटेशंस और हर चीज का एक डेमो दिया गया। अभी ये सिर्फ एक इंट्रो की तरह था। उन दोनों ने अलीसारा की बुटीक को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद वो दोनों पूरी तरह से फ्री थे। डिनर के बाद बेकी होटल के लॉन में टहल रही थी जब फ्रीन अपने कमरे से यूं ही उसे टहलते हुए देख रहा था। बाहर बहुत ठंड हो रही थी। वो बेकी के लिए एक शॉल लेकर गया। रेबेका, इसे ओढ़ लो, ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, बाहर ठंड हो रही है।
उसने कहा। बेकी ने गुस्से से उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। नो थैंक यू। फ्रीन उसे देखने लगा। उसने शॉल वहीं टेबल पर रख दी और वहां से चला गया। बेकी दोबारा वहीं लॉन में बैठ गई। तभी किसी दूसरे बुटीक की रिप्रेजेंटेटिव उसके पास आकर बैठी। अकेली यहाँ क्या कर रही हो? उसने बेकी के पास बैठकर पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं, बस वैसे ही। चलो थोड़ी देर क्लब चलते हैं, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। क्लब? बेकी की आंखें बड़ी हो गईं। नहीं थैंक यू, आप जाइए। उसने कहा। कम ऑन यार, हम लड़कियां ही तो जा रही हैं बस। बहुत मजा आएगा, चलो चलते हैं। उसके बहुत इंसिस्ट करने पर बेकी तैयार होकर उसके साथ और कुछ दूसरे बुटीक की रिप्रेजेंटेटिव जो कि सब लड़कियां थीं, उनके साथ क्लब चली गई। फ्रीन यूं ही रिसेप्शन पर आया था जब उसने बेकी को उन लड़कियों के साथ जाते हुए देखा। ये इस वक्त कहाँ जा रही है? न चाहते हुए भी फ्रीन उसके पीछे जाने लगा और सीन मूव होता है क्लब में। क्लब में सब लोग डांस कर रहे थे। बहुत वाइल्ड म्यूजिक था। वो लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं, गॉसिप कर रही थीं। तभी उन्होंने बेकी को ड्रिंक ऑफर की। सॉरी, मैं नहीं पीती। बेकी ने रिफ्यूज कर दिया। कम ऑन यार, अब इतनी दूर आई हो, एंजॉय करो, एक ड्रिंक से कुछ नहीं होता। उनके बहुत कहने पर उसने पहली दफा ड्रिंक किया। ये विस्की थी, बहुत स्ट्रॉन्ग। बेकी ड्रिंक पीने लगी। ये ड्रिंक उसके दिमाग को सुन करने लगा। सिर्फ एक ही ड्रिंक में उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थीं। वो हंसने लगी, अजीब अजीब बातें करने लगी। ये दुनिया घूम रही है ऐसा लगता है। हम सब हवा में जा रहे हैं क्या? वो लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए हंस रही थीं। तुम्हें इसे इतनी स्ट्रांग नहीं पिलानी चाहिए थी। देखो तो सही क्या हाल हो गया है इसका। एक लड़की ने कहा। कोई बात नहीं, ये सब तो सिर्फ मजे के लिए किया है। ये कहते हुए दूसरी लड़की जिसने बेकी को ड्रिंक दी थी उसकी वीडियो बनाने लगी। सारे नजर आने लग गए हैं मुझे। चिड़िया की आवाज आ रही है तुम लोगों को? बेकी पूरी तरह नशे में धुत हो गई थी। गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। ड्रिंक पीने के बाद बेकी को बहुत गर्मी लग रही थी और उसने धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन ओपन करने शुरू कर दिए। वो लड़कियां उसे रोकने की बजाय उसका मजाक उड़ाने के लिए उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तभी रीन वहां आ गया। रुको रुको रुको, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? रीन दोनों हाथ पकड़कर उसे रोक रहा था। दिमाग से खिसक गई हो क्या? ये तो वही मंकी है जो हर वक्त मेरे सर पर नाचता है। बेकी यूं ही नशे में फ्रीन से कह रही थी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ना मिस्टर एंग्री बर्ड? ये कहते हुए वो खड़ी हुई। मैं भी आज तुम्हें बता दूंगी, देखो देखो मेरी आंखों में। वो उसका चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में देखती जा रही थी। नशे की वजह से उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। वो लड़कियां अभी भी उसकी वीडियो बना रही थीं। री ने देखा और उन सबके सेल फोन पकड़कर जमीन पर दे मारे। ये तुमने क्या किया? ये तो सिर्फ एक मजाक था। मजाक था? किसी की मासूमियत का मजाक उड़ाना कितनी बुरी बात है। और तुम्हें पता है कि इलीगल है किसी का यूं वीडियो बना लेना। इसके लिए मैं चाहूं तो तुम लोगों को सू कर सकता हूं। तुम कौन हो? बॉयफ्रेंड हो क्या इसके? उनमें से एक लड़की ने गुस्से से कहा। हाँ हूं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? फ्रीन ने भी यूं ही गुस्से में कहा। बेकी ने मुंह में उंगली रखकर हैरानी से उसे देखते हुए कहा। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? कितना क्यूट है मेरा बॉयफ्रेंड। वो उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर यूं ही हंसते हुए कह रहे थे। कितनी प्यारी आंखें हैं मेरे बॉयफ्रेंड की। मैं कितनी लकी हूँ, ये कितना हैंडसम है। चलो ना मेरे बॉयफ्रेंड, हम दोनों डांस करते हैं। वो रीन का हाथ पकड़कर उसे फ्लोर की तरफ खींच रही थी। नहीं नहीं, आज के लिए बहुत हो गया। चलो हमें जाना है। और अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है। नहीं, मुझे पार्टी करनी है। बेकी यूं ही नशे में खुद को
और फ्रीन को फ्लोर की तरफ खींच रही थी। ये ऐसे नहीं मानेगी। फ्रीन ने उसे कंधे पर उठाया और वो हाथ और टांगे चलाती रही फ्रीन को रोकने के लिए। फ्रीन यूं ही उसे कंधे पे उठाकर अपने साथ होटल ले आया। अरे बाप रे, तुम तो बहुत भारी हो। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत कमजोर है, मेरा वेट तक नहीं उठा पाया। उसने मुंह बनाकर यूं ही कहा। अभी भी वो फ्रीन के कंधे पर थी। उसके सैंडल्स फ्रीन के हाथ में थे और वो बच्चे की तरह हाथ और टांगे चला रही थी। उसने बेकी का कमरा खोला और लाकर उसे बेड पर लिटा दिया। वो उसे बेड पर लिटाकर कमरे से निकल ही रहा था जब बेकी ने उसे कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम्हारी आंखें बहुत पहचानी पहचानी लगती हैं मुझे। ऐसे मत देखा करो, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो फ्रीन को देखकर कह रही थी। फ्रीन मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो मेरे आंखों में देखने से तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। नहीं है यकीन? ये लो देखो। उसने फ्रीन का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने दिल पर रख दिया। फ्रीन कुछ कह ही नहीं पाया। फिर बेकी ने उसे कंधों से पकड़कर अपने और करीब किया। तुम बहुत स्टूपिड हो, पागल हो, साइको हो, मंकी हो। फ्रीन हंसने लगा, पर उसकी अगली बात फ्रीन के दिल को छू गई। बेकी ने फ्रीन का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, पर तुम बहुत क्यूट हो, एक बच्चे की तरह मासूम हो। तुम्हारी मासूमियत बहुत अच्छी लगती है मुझे। बहुत अच्छे हो तुम। वो उससे कह रही थी, उसके करीब आ रही थी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। फिर फ्रीन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो कब से उसके होंठों को देखता जा रहा था। बेकी के होश गुम हो रहे थे। फिर फ्रीन को क्या हो गया? न जाने कैसे वो उसके बहुत करीब पड़ने लगा और फिर उसने बेकी को किस कर लिया। बेकी ने उसे कंधों से थाम रखा था। फ्रीन ने बेकी को कमर से पकड़ रखा था। वो दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। फ्रीन ने उसे बेड पर लिटाया और अपना कोट उतार कर जमीन पर फेंक दिया। पहले उसने बेकी के माथे को चूमा, फिर उसकी आंखों को चूमा, फिर उसकी नोज को चूमा और फिर उसके होंठों को पैशनेटली चूमने लगा। एक अजीब सा डिजायर था जो बढ़ता जा रहा था। न जाने क्यों वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके होंठ धीरे धीरे बेकी की गर्दन से होकर नीचे जाने लगे। बेकी उसे खुद से और करीब करते जा रही थी। फ्रीन धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां बेकी की स्मूथ स्किन को टच करती तो उसका दिल और जोरों से धड़कने लगता। उसने बेकी की शर्ट ओपन की और उसे किस करने लगा। हर जगह। फ्रीन, बेकी के मुंह से एक सिसकी निकली। फ्रीन उसे देखने लगा। बेकी की आंखें मजबूती से बंद थीं। बेकी बस उसका नाम ही लेते जा रही थी। फ्रीन ने धीरे धीरे उसके पूरे ड्रेस को ओपन किया और उसे किस करने लगा। एक जुनून था जो उसके अंदर बढ़ता जा रहा था। वो पहले बेकी की नेक पर रुका, फिर उसके शोल्डर से होता उसकी चेस्ट पर रुका। काफी देर वो उसे वहां किस करता रहा और फिर धीरे धीरे वो उसकी फ्लैट बेली से होता नीचे जाने लगा। उन दोनों के दरमियान हर तरह की बंदिश दूर होती जा रही थी। वो उसके करीब होता जा रहा था। तभी अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। तुम्हें याद तो रहेगा ना कि तुमने खुद को मुझे सौंपा है। तुम्हें याद तो रहेगा ना कि तुमने खुद को मेरे लिए रखा है। ये याद आते ही उसे लगा कि वो अपनी सेंसेस में वापस आया। ये वो क्या करने जा रहा था? बेकी के नशे का फायदा उठाने जा रहा था। उसने फौरन बेकी को ड्रेसअप किया, उसके कमरे को सेट किया
और तेजी से उसके कमरे से बाहर निकल आया। वो अपने कमरे में था, सर पकड़कर बैठा हुआ था। सांसें थी कि तेज होती जा रही थी। दिल पर हाथ रखा। दिल की धड़कन बहुत तेज थी। ये क्या था? वो समझ नहीं पा रहा था। इसी तरह खुद से लड़ते हुए उसने नाम को कॉल की। रात के 2 बज रहे थे। नाम ने जब उसकी कॉल देखी तो परेशान हो गई। फ्रीन, सब ठीक है? इतनी रात को कॉल किया तुमने? नाम, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। अजीब? क्या अजीब? मैं किसी लड़की की तरफ बहुत बुरी तरह अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ। तो इसमें अजीब क्या है फ्रीन? अजीब ये है कि जैसे ही मैं उसके करीब जाता हूँ तो लगता है जैसे मेरे दिमाग में किसी की आवाज़ गूंजने लगी है, जैसे मैंने किसी से वादा किया था कि मैं उसके अलावा किसी और के पास नहीं जाऊंगा। नाम उसकी बात समझने लगी। फ्रीन, तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब कर रहा है। अगर उस लड़की की तरफ तुम्हारा दिल खींच रहा है तो मैं तुम्हें यही कहूंगी, यही एडवाइस करूंगी कि अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट हो जाओ। अगर तुम उसके लिए कुछ फील करते हो तो डायरेक्टली उसे बताओ कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। मुझे यकीन है कि जब उसे पता लगेगा कि तुम उससे प्यार करते हो तो वो भी तुम्हें यूं ही प्यार करेगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने प्रेजेंट में खुश रहो तो तुम्हारा फ्यूचर बेटर हो जाएगा। पास्ट के बारे में सोचना छोड़ दो। नाम की बातें उसे काफी कुछ समझाती जा रही थीं। तुम्हारा दिल खींचने लगा है किसी की तरफ। प्यार हो गया है तुम्हें किसी से। नीता है क्या? उसने फ्रेंड से पूछा। तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें यही कहूंगी कि बस अब इस बात को छोड़ दो। जिससे भी तुमने वादा किया था वो तो अपना वादा खुद ही तोड़कर चली गई है, तो फिर तुम उसमें कैसे बंधे रह सकते हो? प्रेम उसकी बातों को अच्छी तरह समझ रहा था। वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रही थी। हाँ नाम, मुझे लगता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, प्रेम ने कहा। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और इजी हो जाओ। और मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके तुम नीता को प्रपोज कर दो। नाम मुस्कुरा कर कह रही थी। उसे तो यही लगता था कि फ्रीन नीता में इंटरेस्टेड है। किसी को क्या पता कि रेबेका वो लड़की है जो उसका दिल धड़काती जा रही है। उसके साथ ऑनेस्ट हो जाओ। उसे बताओ अपनी फीलिंग्स के बारे में और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू नाम, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, फ्रीन ने मुस्कुरा कर कहा और फोन बंद कर दिया। रेबेका का सोता हुआ चेहरा अभी भी उसकी आंखों के सामने था। वो मासूम चेहरा जो कितनी रातों से उसे सोने नहीं दे रहा था। हाँ, नाम ने बिल्कुल ठीक कहा। उसका दिल ये एडमिट करता था कि वो रेबेका के प्यार में पूरी तरह पागल होने लगा है। वो उसे डेट करना चाहता था, उसे जानना चाहता था। आईने में आकर वो खुद को देखने लगा और फिर मुस्कुरा कर बोला, प्रिंस सरोजा, तुम भी अजीब चीज हो। तुम्हें प्यार भी हुआ तो उस चुड़ैल से? ये कहकर उसने सर झटका। पर वो है तो एक एंजल की तरह प्रिटी। ये कहकर वो फिर आईने में देखकर हंसने लगा। और सीन मूव होता है मॉर्निंग में। पैकी के सर में अभी भी दर्द हो रहा था। दुखते सर के साथ जब उसने आंखें खोली तो अपने बेड के साइड टेबल पर एक क्यूट सा बनी दिखा, जिसके हाथों में एक हार्ट था जिस पर आई एम सॉरी लिखा था। वो समझ गई कि ये कौन लाया होगा। उस बनी को पकड़ लिया और उसे प्यार करने लगी। एक सॉफ्ट सा बनी, बहुत ही क्यूट। उसे देखकर वो स्माइल करने लगी। तैयार होकर जब वो नीचे लॉबी में गई तो कुछ लड़कियां जिनके साथ कल रात वो गई थी, उन्हें देखकर उसे कल रात की बातें धीरे धीरे याद आने लगी।
उसका ड्रंक हो जाना, प्रीन का आकर उसे रोकना। लेकिन सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग वो सिचुएशन थी जब उसने फ्रीन का चेहरा अपने हाथों में ले लिया था। कितनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी मेरे बॉयफ्रेंड, चलो हम दोनों डांस करते हैं। उसे सब कुछ तो याद नहीं था, लेकिन उसे एम्बैरेस करने के लिए ये बहुत था। वो यूं ही एम्बैरेस हो रही थी, शर्म से लाल हो रही थी। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। तभी प्रीन पीछे से चलता आया। उठ गई तुम? उसे देखकर बेकी ने नजरें झुका ली और चेहरा दूसरी तरफ मोड़ दिया। हाँ, मैं उठ गई। अब तबीयत कैसी है? प्रीन बहुत प्यार से पूछ रहा था। एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी उसकी आवाज में। बेकी ठहर गई। मैं ठीक हूँ, बेकी ने कहा। फिर उसकी तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पीनी चाहिए थी। कल रात मैंने आपको बहुत। इट्स ओके, एक क्यूट सी स्माइल के साथ फ्रीन ने कहा। हो जाता है कभी कभी। कल के लिए मुझे भी तुम्हें सॉरी कहना था। आई एम सॉरी। चलो हम सब कुछ भूल जाते हैं और एक नया स्टार्ट करते हैं, फ्रीन मुस्कुरा कर कह रहा था। आज सारा काम खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट शाम होने वाली है। तुम पूरा दिन सोती रही थी नशे की वजह से, बट कोई नहीं, हम कहीं बाहर चले? प्रीन उससे पूछ रहा था। नशे वाली बात उसे अभी तक एम्बैरेस कर रही थी। कहाँ? बेकी ने पूछा। कहीं पर भी, यहीं करीब ही कहीं घूमने चलते हैं, प्रीन ने उससे पूछा। ओके, बेकी ने कहा। जब बेकी तैयार होकर नीचे आई तो फ्रीन अपनी कार में नहीं था, एक बाइक पर था, एक खूबसूरत स्पोर्ट्स बाइक। बेकी उस बाइक को देखने लगी। हम कार में नहीं जा रहे, फ्रीन ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा। मैडम, पताया घूमने का मजा इसकी गलियों में से बाइक दौड़ाने पर आता है, ट्राई करोगी? वो मुस्कुराकर उससे पूछ रहा था। बेकी ने कुछ सोचकर फिर हाँ में सर हिला दिया। फ्रीन ने एक हेलमेट खुद पहना और दूसरा बेकी को पहना दिया और वो दोनों बाइक राइड पर निकल गए। बेकी बिल्कुल उसके पीछे बैठी थी। उसने पहले बाइक को पकड़ रखा था, पर फ्रीन ने बहुत तेज स्पीड कर दी और उसने फ्रीन को पीछे से टाइटली हग कर लिया। इतनी तेज क्यों चला रहे हैं? बेकी कह रही थी। हवा से बातें करो लड़की, इसी में तो मजा है, उसने स्पीड और तेज करते हुए कहा। इतनी तेज स्पीड डेंजरस है, इसको प्लीज थोड़ा स्लो कीजिए, वो कह रही थी। लेकिन फ्रीन ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस वक्त बेकी ने उसे पीछे से टाइटली हग कर रखा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। लग रहा था वो 7वें आसमान पर है। कोई ऐसा जिसे आप चाहते हो, जब आप इतने करीब हो उसके, तो दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है। मीन अपने अंदर ये एहसास बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा था। उसके बाद वो उसको अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले गया। बेकी ने अभी भी उसे पीछे से पकड़ रखा था। बाइक रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुकी। बेकी ने आंखें मजबूती से बंद कर रखी थीं। प्रीन ने बाइक रोककर मुड़कर उसे देखते हुए कहा, बेकी, हम पहुंच गए। और बेकी को होश आया। हाँ, उसने झटके से फ्रीन को खुद से अलग किया। अगर आप दोबारा इतनी तेज बाइक चलाएंगे तो मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली, उसने मुंह फुलाकर कहा। अच्छा अच्छा, अब स्पीड थोड़ी कम रखूंगा, फ्रीन ने मुस्कुराते हुए कहा और वो दोनों रेस्टोरेंट में चले गए। रेस्टोरेंट में बैठते ही फ्रीन ने ऑर्डर दिया, एक स्पाइसी नूडल और एक पैड थाई, लेकिन बिल्कुल स्पाइसी नहीं, उस पर सिर्फ लेमन स्क्वीज कीजिएगा। उसने ये ऑर्डर दिया। वेटर ये ऑर्डर लेकर चला गया। बेकी हैरान हो गई। आपको कैसे पता कि मुझे पैड थाई पसंद है? प्रीन के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। मुझे
नहीं पता था। वो थोड़ा-सा हैरान हो गया। शायद तुमने कभी बताया या खाया हो मेरे सामने। बेकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद वो उसकी पसंद या नापसंद को उससे बेहतर समझने लगा था। आप तो काफ़ी ऑब्जर्विंग हैं, बेकी ने मुस्कुराकर कहा। प्रीन ने भी स्माइल कर दिया, पर वो अभी भी इस बात पर हैरान था। उसे कैसे पता कि रेबेका को पैड थाई पसंद है? वो यही सोच रहा था। थोड़ी देर में खाना आया और वो दोनों खाना खाने लगे। और खाने के बाद प्रीन उसे पताया कि सबसे बिजी स्ट्रीट पर ले गया, जहां हर जगह पर चहल पहल थी। छोटी छोटी दुकानें, ढेर सारी रोशनियां और बहुत से लोग जो सड़क पर म्यूजिक प्ले कर रहे थे। बेकी उन्हें देख रही थी और एंजॉय कर रही थी। प्रीन उससे बातें कर रहा था, मुस्कुराकर। उसकी हर बात बेकी के दिल में उतरती जा रही थी। अब उसकी फ्रीन के लिए राय पूरी तरह बदल गई थी। पहली मुलाकात में उससे फ्रीन नॉस्टी, बदतमीज और अकड़ लगा था, लेकिन अभी वो सॉफ्ट, काइंड और बहुत ही ज्यादा लाइवली लग रहा था। जिंदगी में पहली बार वो खुद को इतना ज्यादा जिंदा महसूस कर रही थी, हर टेंशन से आजाद। प्रीन ने उसे आइसक्रीम लेकर दी और वो दोनों आइसक्रीम खाने लगे। बेकी ने यूं ही चलते चलते पूछा, आपको कुछ पूछना नहीं पड़ा। मेरा फेवरेट फूड, मेरी फेवरेट आइसक्रीम, मेरा फेवरेट कलर। प्रीन उसे देखने लगा। मैंने फेवरेट कलर? हाँ, आपने मुझे सुबह जो बनी दिया, नॉर्मली बनी वाइट कलर में देते हैं, लेकिन आपने वो मुझे पिंक में दिया। आपको कैसे पता कि मेरा फेवरेट कलर पिंक है? प्रीन ने हंसकर कहा, बारबी डॉल जैसी दिखती हो, मुझे लगा तुम्हारी पसंद भी वैसी ही होगी। ये कहकर वो आइसक्रीम खाने लगा। आज बेकी की बातों ने उसे थोड़ा चौंका दिया था। उसे वाकई बेकी से कुछ पूछना नहीं पड़ा। वो खुद ब खुद उसके लिए वही चीजें पसंद करता जा रहा था जो बेकी को पहले से पसंद थी। ये बात उसे कैसे पता? शायद वो लड़कियों के मामले में एक्सपर्ट रहा होगा। वो ये सोचकर मुस्कुराने लगा। पिछले 9 साल में उसने कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया था। 9 साल बाद ये वो इकलौती थी जिसकी तरफ उसका दिल खींचने लगा था, जिसकी हर बात उसे बहुत खूबसूरत लगने लगी थी, जिसकी आंखों की चमक उसके दिल में उतरने लगी थी। वो बड़ी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। बेकी उसकी नजरों से नर्वस होने लगी। ऐसे क्या देख रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं। चलो, गेम्स खेलती हो तुम? फ्रीन ने पूछा। नहीं, पर खेलनी आती है तो बस इतना ही काफी है। ये कहकर उसका हाथ पकड़कर वो उसे गेम जोन में ले गया। काफी देर वो उसके साथ गेम्स खेलती रही, हंसती रही, बातें करती रही। वैसे तुम गेम बहुत अच्छी खेल लेती हो, प्रीन ने कहा। हाँ, क्योंकि मेरा इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, उसका फोन बजने लगा। एक्सक्यूज मी, मुझे ये फोन लेना है। ये कहकर वो वहां से उठी और साइड पर चली गई। हेलो मामा, आप कैसे हो? ये राइल की कॉल थी। कैसा है मेरा बेबी? मुझे बहुत ज्यादा मिस तो नहीं कर रहे? बेकी ने प्यार से कहा। आपको तो बहुत मिस कर रहा हूँ, पर खुद ह्यूंजू बहुत अच्छे हैं। उनके घर में उनके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। राइल की आवाज में एक अलग सी खुशी थी। लग नहीं रहा था कि वो किसी अजनबी के घर पर हो। ये जानकर बेकी को बहुत सुकून महसूस होने लगा। अगर राइल खुश था तो यहाँ पर वो आसानी से अपना काम करके इजीली घर वापस जा सकती थी। आप क्या कर रहे हो? काम में बिजी हो क्या? राइल ने पूछा।
उसने एक नज़र फ्रीन को देखा। वो क्या बताती अपने बेटे को? हाँ, काम में बिज़ी हूँ। और मेरा बेटा क्या कर रहा है? मैं खुन युंजू के साथ उनके पर्सनल गेम ज़ोन में गेम्स खेल रहा हूँ। उनके घर के बेसमेंट में बहुत ज़्यादा गेम्स हैं, पूरा गेम पार्लर है। वो एक्साइटेड होते हुए कह रहा था। बेकी काफ़ी देर रायल से बातें करती रही। पिछले 2-3 दिन में उसे एक दफ़ा भी खुनकुआ की याद नहीं आई। उसका ख़याल नहीं आया। खुनकुआ ने कई दफ़ा उसे कॉल की, मैसेजेस किए। उसने उसके सारे मैसेजेस का रिप्लाई किया और हर कॉल अटेंड की। लेकिन फिर भी उसके दिल में दोबारा खुनकुआ से बात करने का एहसास पैदा ही नहीं हुआ। उसे शायद खुनकुआ की इतनी भी ज़रूरत नहीं थी अपनी ज़िंदगी में, जितनी वो समझती थी। जिस एक इंसान को उसने यहाँ आकर मिस किया था, वो सिर्फ उसका बेटा था, जिसकी आवाज़ सुनने से ही वो खुश हो जाती थी। प्रीन उसे देखता रहा। काफी देर वो फोन पर रायल से बातें करती रही। अब उसे फोन की दूसरी तरफ जो भी था, उससे जलन होने लगी। एक अजीब सी जलन, क्योंकि बेकी की आंखों में एक चमक थी उस इंसान से बातें करते हुए। प्रीन गुस्से से मुंह फुलाकर गेम खेलने लगा। लगभग आधे घंटे बाद बेकी जब कॉल से फ्री होकर आई, तो प्रीन का बिगड़ा हुआ मूड देखकर हैरान हो गई। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। उसने गेम खत्म की और खड़ा हो गया। चलो बस अब चलते हैं, प्रीन ने कहा। बेकी हैरान रह गई। उसने प्रीन को देखकर पूछा, मैंने कुछ गलत कहा या कुछ गलत किया? आप अचानक इतने नाराज क्यों लग रहे हैं? मैं कोई पागल हूँ क्या जो बिला वजह नाराज हो जाऊंगा? प्रीन ने कहा। वैसे किसकी कॉल थी? वो मेरे घर से थी, बेकी ने कहा। प्रीन थोड़ा सा इजी हो गया। घर से? हाँ, मैंने जब से यहाँ आई हूँ सिर्फ एक ही बार कॉल किया था। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई, इसीलिए थोड़ी सी लंबी हो गई। बेकी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो प्रीन का गुस्सा ठंडा करने लगी। तभी बाहर फायरवर्क्स की आवाज गूंजने लगी। चलो बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। प्रीन का गुस्सा अब कहीं गायब हो गया था। उसने बेकी का हाथ पकड़ा और वो दोनों स्ट्रीट पर निकल गए। फायरवर्क्स आसमान पर बिखर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत मंजर था। वो दोनों इसे देखते जा रहे थे, एक दूसरे को देखते जा रहे थे। अनजाने में उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। आज का दिन उन दोनों के लिए बहुत मेमोरेबल रहा। और उसके बाद वो दोनों होटल वापस आ गए। होटल वापस आने के बाद जब फ्रीन अपने कमरे में गया, तो उसके दिल की तेज होती धड़कनें काबू में नहीं आ रही थीं। वो बिस्तर पर बैठा अपने और बेकी के बारे में सोचने लगा। वो सिर्फ बेकी को जानना चाहता था, लेकिन एक ही दिन में उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो न जाने कब से उससे पहले ही जानता है। उसे लगा था कि शायद उसे अपनी फीलिंग को समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए, लेकिन एक ही दिन में वो श्योर हो गया था कि वो बेकी के बगैर नहीं जी सकता। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। कल पताया में उन दोनों का आखिरी दिन था। नेक्स्ट डे उन्हें बैंकॉक चले जाना था। कल वो पूरा दिन बेकी के साथ गुजारना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि उसकी बेकी के लिए क्या फीलिंग्स है। वो यही सब सोचता रहा और फिर मुस्कुराते हुए सो गया। दूसरी तरफ बेकी, आज का पूरा दिन उसकी जिंदगी में एक नए एक्सपीरियंस की तरह था। यहाँ पर बेकी भी सिर्फ फ्रीन के बारे में सोचती जा रही थी। उसकी बातें, उसके जोक्स, उसकी स्माइल, हर चीज उसे बार बार मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। फ्रीन का दिया हुआ बनी अभी तक उसके हाथों में था। वो बस फ्रीन के बारे में ही सोच रही थी और बनी से बातें करते हुए बोली, तुम इतने भी पागल नहीं हो जितने मैंने सोचा था। अच्छे हो, बहुत ज्यादा। ये कहकर उसने बनी को
सीने से लगाया और एक बच्चे की तरह उसे हग करके सो गई। और सीन मूव होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में। अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी कि बेकी के दरवाजे पर नॉक होने लगा। बेकी जल्दी से उठी, अपना नाइट गाउन सही किया और दरवाजा खोला तो सामने फ्रेन था। आप इतनी सुबह क्या कर रहे हैं? बेकी ने उसे देखकर हैरानी से पूछा। मैंने हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है आज का। आज हमारा लास्ट डे है ना। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। इस वक्त बेकी ने टाइम देखा। अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं उगा था। इतनी सुबह मुझे कहाँ लेकर जाना है? तुम सवाल बहुत करती हो यार। मैं तुम्हें किडनैप नहीं करूंगा। अब चलें? प्रीन ने घड़ी देखते हुए कहा। टाइम वैसे भी कम रह गया है। बेकी ने हाँ में सर हिलाया और जितना जल्दी हो सके तैयार होकर बाहर आई। प्रीन उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने साथ ले जा रहा था। ऑलमोस्ट भागते हुए वो होटल से निकले और थोड़ी देर में प्रीन उसे अपने साथ एक यॉट पर ले गया। वो यॉट पर चढ़ा और बेकी को आने का इशारा कर दिया। बेकी उसका हाथ पकड़कर यॉट पर चढ़ी। थोड़ी देर में यॉट चल पड़ी और अब वो दोनों खुले समुंदर में थे। वहां से सनराइज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ड्रीमलैंड में हो। सुबह की ठंड में अचानक ही सूरज की रोशनी उन दोनों के चेहरे को छूने लगी। कैसा लगा तुम्हें? ट्रीन ने पूछा। बहुत अच्छा, एक सपने की तरह। अमेजिंग, बेकी मुस्कुरा कर कह रही थी। थैंक यू सो मच, उसने फ्रीन को देखकर कहा। ये तो अभी शुरुआत है मैडम। आज फ्रीन सरोजा आपके इस दिन को एक मेमोरेबल डे बना देगा, आई प्रॉमिस। फ्रीन की बातें, उसकी स्माइल, उसकी आंखें, हर चीज बेकी को ये भुला देती थी कि वो कौन है और क्या है। वो बस उसकी आंखों में देखकर सब कुछ भूल जाना चाहती थी। खुद को सेंसेस में लाते हुए बोली, अच्छा तो ऐसा है। बिल्कुल। सबसे पहले मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। ट्राई करोगी? आपको खाना बनाना आता है? बेकी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। हाँ, घर में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, पर ना जाने क्यों जब मैंने एक दफ़ा खाना बनाना शुरू किया तो मुझे लगा ये मुझे बहुत पहले से आता है और मैं बहुत अच्छा शेफ़ हूँ। प्रीन ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। ओह! ये तो मैं खाकर ही बताऊंगी। बेकी ने भी उसी तरह उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। प्रीन ने यॉट पर उनके लिए टेबल सेट कर रखा था। उन दोनों ने यॉट पर बैठकर ही ब्रेकफास्ट किया और साथ साथ वो सनराइज देख रहे थे। आप तो बहुत अच्छा कुक कर लेते हैं, बेकी ने कहा। थैंक यू, कभी गरूर नहीं किया, प्रीन ने कॉलर ऊंचा करते हुए कहा। वो दोनों हंसकर मुस्कुराकर बातें करते रहे और उसके बाद यॉट से लगभग 11 बजे के करीब वापस आए। अब आगे का क्या प्लान है? बेकी ने पूछा। पताया आए और बीच पर ना घूमे तो क्या मज़ा। चलो कुछ देर बीच पर वॉक करते हैं। उसने बेकी का हाथ पकड़ा और वो दोनों बीच पर वॉक करने लगे। तभी वहां पर एक नारियल पानी वाला खड़ा था। मीन ने नारियल पकड़ा और वो एक सिप लेने ही वाला था जब बेकी ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। आपको इससे एलर्जी है ना? वो यूं ही बड़े कैजुअली कह रही थी। उसने फ्रेंच से नारियल पानी पकड़ा और उसे वापस कर दिया। सॉरी, हमें नहीं चाहिए, ये कहकर वो फ्रीन का हाथ पकड़कर उसे वहां से आगे की तरफ ले गई। इस बात का अंदाजा किए बिना कि फ्रेन उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गया। अचानक ही फ्रेन ने उसे देखकर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे इससे एलर्जी है? इस बात ने बेकी को भी परेशान कर दिया। हाँ, मुझे कैसे पता कि आपको कोकोनट वाटर से एलर्जी है? उसे कुछ याद नहीं आ रहा था।
शायद मैम अलीसारा ने बताया होगा, बेकी ने कहा। प्रीन ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद उन दोनों में काफ़ी देर खामोशी रही। लगभग दोपहर हो गई थी। तब तक वो दोनों यूं ही बीच पर घूमते रहे, बातें करते रहे, तो एक दूसरे के साथ उन्हें वक्त का होश ही कहाँ रहता था। अचानक बेकी ने घड़ी देखी और कहा, अब हमें चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। प्रीन ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों होटल चले गए। होटल आने के बाद वो दोनों अपने अपने रूम में थे और फ्रीन अभी भी सोच रहा था। आज रात मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। अपने रूम में बैठा मुस्कुरा रहा था, रात की प्लानिंग कर रहा था। बेकी अपने कमरे में आई, बहुत अच्छे से शावर लेकर दोबारा आईने में खुद को देखने लगी। आज उसे अपना आप कितना खूबसूरत लग रहा था। फ्रीन की नज़रों की मिठास वो महसूस कर पा रही थी। ये क्या था वो समझ नहीं पा रही थी। क्यों जब वो उसे देखकर मुस्कुराता था तो बेकी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। आईने में वो खुद से यही सवाल कर रही थी। अब उन दोनों में काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन क्या ये सिर्फ दोस्ती थी? शायद हाँ। उसने खुद को यकीन दिलाया कि वो प्रीन की सिर्फ एक अच्छी दोस्त है और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेट गई। शाम के डिनर के लिए प्रीन ने ऑलरेडी उसे बता दिया था कि वो कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइज करने वाला है। बताए हुए टाइम पर जब वो तैयार होकर प्रीन की बताई हुई जगह पर गई तो हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था कि उसने ज़मीन को ही आसमान बना दिया हो और बहुत सी रोशनियों से सजा दिया हो। वो जगह बहुत खूबसूरती से सजी हुई थी। लाइट्स, फ्लावर्स, बलून्स, हर जगह बहुत खूबसूरती से सजाए गए थे। वो चलती जब फ्रीन के पास आई तो वो फॉर्मल ड्रेस में खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। फ्रीन, ये सब तो बहुत खूबसूरत है, वो देखकर मुस्कुरा रही थी। पर तुमसे ज़्यादा नहीं। फ्रीन की नज़रों में एक अजीब सी कशिश थी। वो अपना आई कांटेक्ट चाहकर भी तोड़ नहीं पा रही थी। फ्रीन बड़ी गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। बेकी उसे देखने लगी। ये सब आपने तुम्हारे लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए, फ्रीन ने कहा और उसके करीब होने लगा। मैं जानता हूँ हमें मिले कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। हमारी स्टार्टिंग भी बहुत फनी थी और ज़्यादातर मेमोरीज झगड़ों पर हुई, लेकिन फिर भी पिछले 9 साल में तुम वो पहली लड़की हो जिसने मेरे दिल को खींचा है अपनी तरफ। तुम्हारे साथ जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती है। जैसे ही तुमसे अलग होता हूँ बेचैन होने लगता हूँ। बार बार तुम्हें देखने को दिल चाहता है कि तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारा ख्याल रखूं। मैं जानता हूँ कि शायद ये बहुत जल्दी है, पर मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर हमेशा श्योर होता हूँ और मैं श्योरली कह सकता हूँ, रेबेका, आई लव यू। उसकी बातें बेकी के कानों से होती उसके दिल पर जा लगी। आई लव यू सो मच। शायद मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम्हें चाहिए, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे पास रहूँ। शायद हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, फ्रीन कह रहा था। बेकी उसे देखने लगी। यूं लगा जैसे ये बातें पहले भी हो चुकी हैं, जैसे ये सब कुछ वो पहले भी फील कर चुकी हैं। फ्रीन की आंखें, उसकी गहरी बोलती आंखें, बेकी उन आंखों को रेजिस्ट ही नहीं कर पा रही थी। फ्रीन ने आंखें बढ़कर उसके गाल को थाम लिया। मैं जानता हूँ तुम्हें वक्त चाहिए होगा,
तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, पर मैं श्योर हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा, तुम्हें हमेशा प्यार और इज्जत दूंगा। ये कहकर उसने अपना दूसरा हाथ बेकी की कमर में रखा। दोनों के चेहरे बहुत करीब थे, बहुत ज्यादा। आज वो पूरे हक से बेकी को किस करने ही वाला था जब बेकी का फोन बज उठा। बेकी उससे थोड़ा दूर हुई। एक्सक्यूज मी, ये खुनकुआ की कॉल थी। खुनकुआ की कॉल आते ही उसे याद आ गया कि उसके कुछ रिश्ते हैं, कुछ जिम्मेदारियां जिनमें वो बंधी है, जिन्हें वो तोड़ नहीं सकती, अपने दिल की यूं ही सुन नहीं सकती। उसने दूर जाकर खुनकुआ की कॉल अटेंड की। हाय हनी, कैसे हैं आप? बेकी ने कहा। कैसी है मेरी स्वीट वाइफ? तुम तो वहां जाकर भूल ही गई कि तुम्हारा कोई बेचारा सा आशिक भी है जो घर पर दिन काट रहा है तुम्हारे आने के लिए। खुनकुआ प्यार से कह रहा था। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, तो फिर तुमने खुद मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं की? खुनकुआ ने पूछा। वो बस काम में बिजी थी, इस वजह से। आपको बुरा लगा? बेकी ने कहा। अरे नहीं मेरी जान, तुम्हारा कोई भी एक्ट मुझे बुरा कैसे लग सकता है? मैं तो वैसे ही तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पागल हूँ। वो उससे मीठी मीठी बातें कर रहा था। बेकी को अपने अंदर गिल्ट फील हो रहा था। वो थोड़ी देर उससे बात करने के बाद वापस आई। अब उसकी आंखों में पहले सी चमक नहीं थी, एक उदासी थी, एक शर्मिंदगी थी। उसने सर झुका रखा था। प्रेम उसके जवाब के इंतजार में था। उसका यूं फ्रीन को अपने करीब आने देना बहुत कुछ कह गया था, लेकिन वापस आने के बाद उसकी झुकी हुई नजरें फ्रीन को कुछ अजीब सी लगीं। सब ठीक है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? बेकी ने नजरें उठाकर उसे देखा। उसके होंठों पर एक अजीब सी हंसी थी, दुख से भरी। आंखों में हल्के से आंसू थे जो आंखों में जमे हुए थे, छलक नहीं सकते थे। इसी तरह उसने उसे देखकर कहा, मुझे लगता है मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है और शायद अपने साथ भी। मुझे लगा था कि आप जानते होंगे कि मैं मैरिड हूँ। आई हैव अ किड। ये सुनकर रीन को लगा कि उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। क्या? वो बस यही कह पाया। बेकी ने फिर से सर झुका लिया। हम कभी इस बारे में बात नहीं कर पाए। कई दफा मैं आपको बताने वाली थी कि मेरा एक बेटा है, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में हो जाता था और बात अधूरी रह जाती थी। पर मुझे नहीं पता था कि वो सब इस तरह से खत्म होगा। वो सर झुकाए कह रही थी। रीन से ज्यादा ये वो खुद से कह रही थी। मेरी एक अपनी लाइफ है, एक हस्बैंड है, एक बेटा है। आई एम सॉरी। अगर मैं आपको पहले ही ये सब बता देती तो शायद ये सब ना होता। आई आई एम सो सॉरी। ये कहकर वो तेजी से वहां चली गई और रीन, जो बड़ी मजबूती से खड़ा था, धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठ गया। उसका एक हाथ जमीन पर था, दूसरा हाथ अपने दिल पर था। थोड़ी देर उसे लगा कि दिल दर्द के मारे सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। झुके हुए सर के साथ आंसू धीरे धीरे जमीन पर गिरते जा रहे थे। मेरा बच्चा है, आई एम मैरिड। उसकी बातें ट्रेन के दिल में खंजर की तरह लगी। उसके दिल के हजारों टुकड़े कर गईं। थोड़ी देर में खुद को संभाल कर वो खड़ा हुआ। ये सारी तैयारी जो उसने इतनी मेहनत से, इतने प्यार से की थी, अब इन सब को देखकर उसका गुस्सा और जुनून बढ़ता जा रहा था। वो गया और न जाने कहां से लोहे की एक रॉड ले आया और अपने हाथों से अपनी बनाई हुई हर चीज को तहस नहस करने लगा।
वो चीज़ों को तोड़ता जा रहा था, रोता जा रहा था। क्यों? मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों? ये कहकर वो चेयर्स फेंक रहा था, टेबल को तोड़ रहा था। वहां पर वाइन के ग्लासेस थे, बहुत सी डिशेस थीं जो बर्बाद हो चुकी थीं। लाइटिंग, बलून्स, फ्लावर्स, डेकोरेशन, हर चीज अब टूट टूट कर नीचे गिर रही थी। हर चीज के गिरने के साथ साथ उसके अंदर का दर्द बढ़ता जा रहा था। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये कहकर उसने रोड फेंकी और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगा, क्या मैं ही इतना अनलकी हूं इस दुनिया में जिसे कोई प्यार नहीं कर सकता? अगर आपको मुझे प्यार देना ही नहीं था तो उसे मेरी जिंदगी में लाया क्यों? ये कहकर वो रोता जा रहा था। दूसरी तरफ बेकी अपने रूम में आई, जमीन पर बैठती चली गई। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसे लग रहा था कि ये दर्द उसे मार ही देगा। प्रीन का वो उदास चेहरा उसे और ज्यादा परेशान कर रहा था। उसकी आंखों की खुशी और उसका यूं दर्द से भरा चेहरा, दोनों चीजें उसके दिमाग में घूमती जा रही थी। वो रोती जा रही थी। रोते रोते उसने अपने इयररिंग्स उतारे, अपने बाल बिखेर दिए, अपना मेकअप रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। चेहरा बहुत बिगड़ गया था आंसुओं से, बिखरे हुए मेकअप से। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द उसे इस बात का हुआ कि वो खुद भी अपने दिल को रोक नहीं पा रही थी प्रेम की तरफ खींचने से। पूरी रात वो दोनों यूं ही दर्द में रहे, खुद से लड़ते, अपनी किस्मत से लड़ते। अगर उन दोनों को एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना था, उनके दिल में एक दूसरे के लिए ये फीलिंग्स भी नहीं आनी चाहिए थी। वो यूं ही खुद से कह रहे थे। प्रेम अपनी किस्मत को कोस रहा था कि जब भी उसने किसी को चाहा वो उसे छोड़कर चली गई। और बेकी, वो अपने आप को मुजरिम मान रही थी, प्रेम का, खून कुआ का, राइल का। उसे शुरू में ही प्रीन को अपनी शादी के बारे में बता देना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ और वो ये बता नहीं पाई। लेकिन आज जब उसने बताया तो फिर उसे तो हल्का महसूस करना चाहिए था। दिल इतना भारी क्यों हो गया? क्या उसका दिल प्रेम के प्यार से पूरी तरह भर गया था? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो खुद को यही समझा रही थी। रात आंसुओं में बीतती चली गई और वो यूं ही रोते रोते कब सो गए पता ही नहीं चला। सुबह प्रीन तैयार होकर जब लॉबी में आया तो रिसेप्शन पर बेकी उसके लिए एक नोट छोड़कर गई थी, जिसमें लिखा था कि वो सुबह की ट्रेन से बैंकॉक जा रही है। प्रीन ने एक नज़र उस नोट को देखा। एक आंसू फिसल कर उसके गाल पर आ गिरा, जिसे उसने फौरन पोंछ दिया, ग्लासेस लगाई और अपनी गाड़ी में बैठकर बैंकॉक के लिए निकल गया, ये सोचकर कि शायद यही उन दोनों की कहानी का अंजाम था। इस बात से अनजान कि शायद उनकी जिंदगी आगे कुछ और मोड़ लेने वाली है। क्या? जानने के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट।